नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करते हैं तो पहला ही टॉपिक हमारे आता है यूरोपियों का भारत आगमन। और यूरोपियों की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा पुर्तगालियों का। सबसे पहले भारत में यही आए हैं 1498 में और सबसे लास्ट में गए भी यही हैं 1961 में। तो पुर्तगालियों की हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये सीरीज का पहला वीडियो है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल शामिल करने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले सुनी भी नहीं होंगी। हालांकि मैं मिनिमलिस्टिक अप्रोच का पक्षधर रहा हूं कि विद्यार्थियों को सिर्फ उपयोगी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिनको वो बार बार दोहरा सकें और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। लेकिन इस सीरीज का पहला वीडियो होने के नाते मैं कोशिश ये करूंगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी समझ में आ जाएं कि आप पुर्तगालियों का आगे का इतिहास पढ़ें, डचों का पढ़ें, ब्रिटिशर्स का पढ़ें, फ्रेंच का पढ़ें, तो आपको इस पूरे इलाके की एक तो जानकारी हो, उनके मोटिव के बारे में पता हो और एक इस प्रकार से आपके दिमाग में एक खाका खिंच जाए कि आगे का इतिहास आपको आसान लगने लगे या आपको उनको याद रखना आसान हो जाए। तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे मैंने मैप्स यहां पर लिए हैं, बहुत सारे चित्र यहां पर लिए हैं, उन सब के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से हम ऐसे शुरू कर लें कि एक बढ़िया लाइन यहां पर हमारी शुरू हो जाए आधुनिक भारत के इतिहास की। वैसे ये आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू नहीं होता है। जब पुर्तगाली आ रहे हैं 1498 में, तब तक तो मुगल साम्राज्य भी शुरू नहीं हुआ, लोदियों का काल चल रहा है। फिर मुगल सारे आ जाएंगे, उस दौरान ये आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, और वो मध्यकाल चल रहा है भारत का। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास यदि आप 1707 के बाद में भी पढ़ें, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का भी माने, तो उस काल को समझने के लिए जब से पुर्तगाली आ रहे हैं या यूरोपियन आने शुरू हुए हैं उस काल से हमें शुरू करना होगा। तो हम आज शुरू करेंगे पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से बात शुरू करने से पहले मैं इस कहानी को जो शुरू कर रहा हूं, इस कहानी का मुख्य किरदार है काली मिर्च। अब आप सोचेंगे काली मिर्च कैसे, और जो इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं उनको पता है कि काली मिर्च का तो अहम रोल है इसके अंदर। पेपर, काली मिर्च औषधि के रूप में काली मिर्च का यूरोप में काफी पहले से, यानी ईसा पूर्व की शताब्दियों से, ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल से भी यदि मैं बात करूं, तब से इसका प्रचलन था। मसालों के रूप में नहीं, औषधि के रूप में। यदि मैं प्राचीन काल की बात करूं, जब यूनानी साम्राज्य है, यूनानी सभ्यता का जब काल चल रहा है, तो उस समय हिप्पोक्रेट्स नाम का एक चिकित्सक हुआ करता था। उसने कहा है कि यदि किसी स्त्री का गर्भाशय संक्रमित हो गया होगा, उसमें संक्रमण है, तो उसमें आप शहद और सिरके के अंदर यदि काली मिर्च मिलाकर देंगे तो वो संक्रमण ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके औषधीय गुणों की जानकारी हमें अरस्तु के लेखन से भी मिलती है। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में जो मम्मी आप देखते हैं, वो उनकी जो डेड बॉडीज थी, उनके बाहर पट्टियां वगैरह लगा के उनके अंदर लेप वगैरह भर के वो इनको सुरक्षित रखा जाता था, जो कि आज तक भी अच्छी हालत में मिल जाती हैं। उनकी नाक में भी काली मिर्च के अंश पाए गए, तो हो सकता है उसमें भी उपयोग होता होगा। तो एक औषधि के रूप में काली मिर्च का उपयोग होता रहा है, लेकिन मसाले के रूप में इसके उपयोग के साक्ष्य रोमन साम्राज्य से मिलने शुरू होते हैं। जब पहली शताब्दी ईस्वी में जब ऑगस्टस का काल आता है, रोमन सम्राट वो बनता है, उसके बाद में इसका उपयोग है वो मसालों के रूप में होने लगा। अब मसालों के रूप में इसका उपयोग इतना ज्यादा क्या उपयोग है यूरोप के अंदर, तो इसका उपयोग क्या था, मांस को सुरक्षित रखने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए भी। अब मांस को सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब सर्दियों का मौसम आता था तो सर्दियों के मौसम के अंदर घास की कमी हो जाती थी, घास की बहुत कमी। अब जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है, तो इसकी बजाय जब सर्दियों से पहले, सर्दियों की शुरुआत होती है, तो जब जानवर मोटे ताजे हैं उसी समय उनको काट के और उनका मांस इकट्ठा कर लो। सर्दियों में कम खराब होगा, लेकिन फिर भी पूरी सर्दियां निकल जाए इतने समय तक तो वो सुरक्षित नहीं रहता। उसको सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता था, पेपर का। इसको लगा के छोड़ देते थे तो वो, और नमक का इस्तेमाल करते थे तो वो खराब नहीं होता था। और इसके अलावा उसको पकाने में भी काली मिर्च वगैरह का जो मसालों का उपयोग था। हाँ, काली मिर्च एक महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण काली मिर्च है, लेकिन वो अदरक भी ले जाते थे, वो लौंग भी ले जाते थे, वो जायफल भी ले जाते थे। लौंग और जायफल के लिए तो जब हम बात करेंगे, ये इंडोनेशिया वाले समूह के तो इंपॉर्टेंट है। डच तो यहीं पर आके टिके हैं सारे। पुर्तगाली भी आए थे लेकिन डचों ने निकाल दिया उनको बाद में, और भी हम चर्चा करेंगे। तो ये काली मिर्च का बड़ा अहम रोल है। अब उनको काली मिर्च चाहिए। प्राचीन काल से उनका व्यापार होता था, जब यूनानियों का मिस्र पर कब्जा था तो वो यहां से मंगवाते थे, काली मिर्च आता था। मैं ये ईसा पूर्व के पहले की शताब्दियों की बात कर रहा हूं। उसके बाद में रोमनों का काल आया,
तो रोमन साम्राज्य में भी यहाँ से आती थी। और भी व्यापारिक रास्ते हैं भारत आने से, भारत से व्यापार के और कौन से व्यापारिक रास्ते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक मैप है यहाँ पर, दूसरा ये देखिए, इसमें जो प्राचीन में काल से ही रास्ते चले आ रहे थे, जो मैदानी रास्ते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ से आएंगे, भारत से चलेंगे, ये भारत से पेन ले लेता हूँ, भारत से चलेंगे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, भूमध्य सागर, और यहाँ से इटली के व्यापारी सामान ले लेंगे। और पहले तो यूनानी वगैरह भी थे। बाद के काल की बात करें तो इटली में जिनोवा और जो वेनिस है उसके व्यापारी मशहूर हो गए थे। एक ही रास्ता हो गया। एक रास्ता है भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान होते हुए फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए यहाँ पर एक नदी बहती है, आमू दरिया। नदी का नाम क्या है? आमू दरिया। इंग्लिश में लिखूं तो मैं AMUDARYA, आमू दरिया नदी है। पहले इसका नाम था ओक्सस। कई बार आपने इतिहास में नाम पढ़ा होगा, ओक्सस रिवर। ओक्सस नदी बहती है, वो अरल सागर में गिर जाती है, यहाँ से जाते हैं फिर कैस्पियन सागर से, फिर काले सागर से होते हुए यहाँ पर बाल्कन प्रदेशों से होते हुए बाल्टिक सागर में आ जाती है ये बात। और बाल्टिक सागर से फिर ये यूरोप में सप्लाई होता है। बाल्टिक सागर से कहाँ पर? यूरोप में सप्लाई होता है। रास्ता हो गया दूसरा। तीसरा रास्ता क्या है? भारत के तटीय इलाकों से ये फारस की खाड़ी से होता हुआ यहाँ कुवैत आ गया, इराक आ गया, सीरिया आ गया, लेवांत एरिया से भूमध्य सागर में फिर यूरोप में माल की सप्लाई। फिर एक रास्ता है यहाँ से भारत के तटीय इलाकों से ये जाते हैं अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी से होते हुए ये लाल सागर आ गया, लाल सागर से आकर यहाँ पर सुएज कैनाल। अब उस समय तो सुएज कैनाल नहीं थी, सुएज नहर नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर ज़मीन थी तो ये इजिप्ट वाला जो इलाका है यहाँ पर कैरो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए CAIRO, काहिरा है ये, जिसको हिंदी में हम काहिरा लिखते हैं, मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी कैरो यहाँ। और उसके बाद में दूसरा शहर है अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बोल देंगे आप हिंदी में, जो सिकंदर द्वारा बसाया हुआ है। तो काहिरा और अलेक्जेंड्रिया होते हुए यहाँ पर भूमध्य सागर में, यहाँ पर ऊँटों पर लाद कर ले जाया जाता था। फिर आगे भूमध्य सागर में यहाँ से इटली के व्यापारी आते थे, माल को पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। ये रास्ता हो गया चौथा। अब ये काफ़ी वर्षों तक ये चलता रहा। बाद के काल की यदि हम बात करें, मध्यकाल की भी बात करें, तो यहाँ से तो अरबी व्यापारी, ये जो इलाका है अरबों का इलाका है, यहाँ से तो अरबी व्यापारी सामान लेते थे, ठीक है। और आगे इटली के व्यापारियों का प्रभुत्व था, यहाँ से ये लाओ, यहाँ से इनको सामान बेचो, ये आगे यूरोप में सप्लाई करेंगे। चलता रहा। समस्या कब आई? समस्या आई ये 1453 में, 1453, 29 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया पर। अब बीच में एक दो बात रहेगी, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ इस मैप में चल रहा है तो हम डायरेक्ट चलेंगे। तुर्कों का अधिकार। एक तुर्क सुल्तान था मेहमेद II, 21 वर्ष की आयु में उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कहाँ है कुस्तुनतुनिया? हम वापस अपने उसमें चलते हैं, सेलेक्ट करके इसको वापस में एक और मैप में आपको चलता हूँ कुस्तुनतुनिया ठीक से दिखाने के लिए। ये इलाका देखिए आपको, ये मैंने यूरोप वाला इलाका लिया है, बीच में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, नीचे जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ट्यूनीशिया, मोरक्को वगैरह, ये अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये इस्तांबुल तक आपको क्या दिखेगा? इस्तांबुल इधर है, इस्तांबुल से पहले तक ये वाला जो इलाका है तुर्की से का ये एशिया में आता है, ठीक है। अब तुर्की है, उसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, आपने जरूर देखा होगा। और यहाँ पर बीच में सागर है, ये बीच में देखिए ये जगह है खाली, पानी है यहाँ पर, जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला इलाका है तुर्की का, ये यूरोप में आता है, ये वाला इलाका है ये एशिया में आता है। अब जैसे ही ये वाला इलाका शुरू होता है, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। यहाँ नाम इस तरफ लिख रहा है मेरे मैप में, लेकिन ये यहाँ पर है इस्तांबुल। इसी का नाम था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया एक ही बात है मिस्र के अंदर, कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल एक ही बात है। हिंदी में कुस्तुनतुनिया लिख देते हैं, यहाँ अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल लिख देते हैं। इसका आधुनिक नाम क्या है? इस्तांबुल है, तुर्की में स्थित है। इस पर 1453 में तुर्कों का अधिकार हो गया। 1453 मेहमेद II ने पराजित किया, और इस्लामिक इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी विजय, पहली कौन सी थी?
1187 में सलादीन ने जो यरूशलेम पर अधिकार किया था, फिर उसके बाद में 2 साल बाद में तो तीसरा क्रूसेड शुरू हो ही गया था। यरूशलेम जो इसने छीना था ईसाइयों से 1187 में सलादीन ने, वो सबसे बड़ी विजय मानी जाती है इस्लामिक इतिहास में। और ये जो महमूद ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया है 53 दिन तक घेरा चला है, और उसके बाद में इसने बहुत पहले बहुत आक्रमण किए हैं तुर्क सुल्तानों ने, लेकिन कभी भी वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा नहीं करवाई, ये इधर ही रहे हैं। ये विजय बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद में ये जो इलाका है, इस इलाके को कब्जा कर लिया पूरा तुर्क सुल्तानों ने। अब यहां से व्यापार करना यूरोप के लिए आसान नहीं रह गया। हालांकि इन्होंने व्यापार करने से मना नहीं किया इनको, उन्होंने कहा कि ठीक है हम वहां से सामान लाएंगे तुम लो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए अलग अलग इलाकों में। अब यहाँ से सामान लेना हो गया मुश्किल, तो इटली के व्यापारियों का मुनाफा कम हो गया, चीज़ों के दाम बढ़े मसालों के। तो एक कारण ये भी रहा कि जो सीधे रास्ते की खोज है, भारत की दक्षिण पूर्वी एशिया के सीधे रास्ते की खोज का जो प्रयास है, उसका एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण ये व्यापार करना आसान नहीं रहा। अब इनको पहले से ही ये तो पता था कि मसाला आता कहाँ से है, ये सामान आता कहाँ से है, अरब व्यापारी कहाँ से लाते हैं, लेकिन सीधे समुद्री रास्ते का पता नहीं है। हालांकि 6ठी शताब्दी में, पहले भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी प्रयास हुए हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग हैं वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट को पार कर गए थे, लेकिन अभी पीछे के इतिहास में इनके आसपास इनको पता नहीं कि उसको कैसे पार किया जाए, कैसे दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका का दक्षिणी तट है, उससे पार निकल के इससे आगे जाया जाए। तो ये यहाँ पर काली मिर्च से हमने बात शुरू की थी। मैं धीरे धीरे वास्को डी गामा तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और भी इनको अब भारत में या भारत वाले इलाकों में क्या है, मसाले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, इसका विवरण इनको काफ़ी पहले से पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और भी इनके जो यात्री गए, जैसे कि मैं नाम बताऊँ, मार्को पोलो गया, मार्को पोलो ये गया था कुबलाई खान के दरबार में। मंगोल शासक था कुबलाई खान, और इसका चीन पर भी शासन था। मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में गया था ये 13वीं शताब्दी में, और 14वीं शताब्दी में ये यहां से होता हुआ वापस जा रहा था यूरोप, और ये यहां पर रुकता है दक्षिणी भारत में जाते समय। 13वीं शताब्दी के लास्ट की बात है, मार्को पोलो जा रहा है, कुछ दिन के लिए यहाँ पर दक्षिणी भारत में रुका है, तटीय इलाकों की जानकारी दी है, और यहाँ के जो चंदन की, मसालों की, इस प्रकार की वो जानकारी लिखता है। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 पादरियों के विवरण आते हैं। एक इटली का पादरी है, नाम मुझे उसका शायद ऑर्डिनोन, इस प्रकार से नाम उसका है कुछ, हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक फ्रांसिस्कन, फ्रांस का व्यापारी था। इटली वाला व्यापारी है वो फ्रांसिस्कन है, फ्रांस का नहीं। जो सेंट फ्रांसिस ने पंथ चलाए, वो कभी मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और एक फ्रांस का व्यापारी था जॉर्डनस, व्यापारी बता रहा हूँ मैं, ये था क्या बोलते हैं उसको हम, पादरी टाइप। तो ये संत था जॉर्डनस, ये गए थे। तो इन्होंने विवरण लिखा है मसालों का, दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं इनका विवरण लिखा है। तो उसके बारे में जानकारी यूरोप के लोगों थी। मार्को पोलो का ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो ये अकाउंट वगैरह उन्होंने पढ़े थे, तो इस इलाके की उनको जानकारी मिलती रहती थी। और भी यात्री गए हैं, जैसे रूसी यात्री आया बाद में, अफानासी निकितिन, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में अफानासी निकितिन, उसने भी अपने यात्रा विवरण में लिखा। फिर उसके बाद में इटली से निकोलो दे कॉन्टी आया। आप पढ़ते हो ना इनको, तो मध्य काल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है निकोलो दे कॉन्टी, तो इसका भी विवरण है। तो इन्होंने भी इस इलाकों के बारे में, यहाँ के मसालों के व्यापार के बारे में, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। तो इनको पता तो था ही वहाँ पर क्या कुछ है। तो और उन्होंने बताया था कि जैसे मार्को पोलो ने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से मसालों का व्यापार होता है। 13वीं शताब्दी में बताया। और अरबी लोग आते हैं, और उधर से चीनी लोग भी आते हैं, चीन से भी लोग आते हैं और यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। पहले 15वीं शताब्दी तक तो खूब चीनी लोग आते थे व्यापार, खूब चीनी व्यापारिक जहाज आते थे 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद में कमज़ोर पड़ गया उनका, क्योंकि वहाँ पर जो यूनक्स थे, जो हिजड़े थे, उनका एक प्रभावशाली समूह था दरबार में, और वही वो सारा व्यापार संचालित करते थे। फिर उनका बाद में प्रभाव कम हो गया, तो वो व्यापार भी चीनियों का कम हो गया। अरबी लोग तो यहाँ पर खैर आते ही थे। तो ये विवरण वगैरह पहले से यूरोप में लोगों को पता था कि किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार होता है। अब इनकी कोशिश है कि यहाँ से एक सीधा रास्ता ढूंढा जाए किसी भी प्रकार से भारत और जो इंडोनेशिया वाले इलाके हैं, मसाला द्वीपों तक जाने का। एक तो हमें मसाला मिल जाए, सारे मसाले मिलेंगे, हम व्यापार करेंगे, धनी होंगे। दूसरा कि
मुसलमानों से पिंड छूटेगा। और इसके पीछे एक और भी रीजन है, एक ईसाई साम्राज्य ढूंढने की भी कोशिश है उस तरफ, ताकि दोनों तरफ से हमला करके यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जा सके। वो 12वीं शताब्दी से चला रहा, आगे एक विवरण आएगा, मैं उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आती जाएंगी। मैं देख लेता हूँ बीच में कोई चीज हमारी छूट न जाए। कुस्तुम दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और उसके बाद में अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर हैं। जैसे अब मैं कुछ नामों की ओर आपको ले चलता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये रास्ते वगैरह मैंने आपको बताई दिए कहाँ से हैं। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये 1394 में इसका जन्म होता है, और पुर्तगाल के शासक जॉन फर्स्ट का ये बेटा है। ये राजकुमारी था, राजा नहीं बना, ये उस लाइन में था ही नहीं थे, ऐसे सीनियर थे कुछ लोग इसके परिवार में। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, लेकिन जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा कि जो राजकुमारों को भी इलाके मिले होते हैं, जागीरें मिले होते हैं, उससे उनको आमदनी भी होती है। तो इसने पूरा का पूरा अपना धन है वो हमेशा किसमें लगाया कि नाविकी के क्षेत्र में नई नई खोजें करो, बढ़िया जहाज बनाओ, जहाजी बेड़े भेजे इन्होंने अफ्रीका के तटों की तरफ। तो उसने पूरी जिंदगी ये प्रयास किया, पूरी जिंदगी ये अविवाहित रहा और बहुत कट्टर ईसाई था। और इन्होंने कोशिश की एक ईसाई साम्राज्य की खोज की, प्रेस्टर जॉन का साम्राज्य। 12वीं शताब्दी से ही ऐसी अफवाहें चलती आ रही थी, कोई बिशप वगैरह ने किताब वगैरह भी छापी थी इसके संबंध में, कि पूर्व की ओर एशिया में कोई ऐसा साम्राज्य है जिसका राजा एक ईसाई है और उसका साम्राज्य बहुत महान है, और ईसाइयों के साथ इनके धर्म युद्ध चल रहे हैं, क्रूसेड्स। 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में देखा हमने क्रूसेड। तो इनका ये मानना था कि कोई ईसाई साम्राज्य है उस तरफ है, भारत की तरफ है, जहाँ का राजा बहुत महान है और बहुत शक्तिशाली है, उससे यदि कैसे भी संपर्क हो जाए तो हम मुसलमानों को, यानी जो इस्लामिक लोग हैं, इनको दबा सकते हैं। तो पहले तो कई वर्षों तक तो ये माना गया कि यहाँ भारत वाले इलाके के आसपास कहीं है। फिर ये माना गया कि यहाँ पर अफ्रीका में, इथोपिया में कहीं उसका साम्राज्य है। और उससे भी पहले की ये चर्चाएं करती हैं कुछ धार्मिक किताबों के आधार पर कि 3 शासक थे, तीन मैगी शासक थे प्राचीन काल में, जो ईसा मसीह के जन्म के समय एक तारे से दिशाओं को फॉलो करते हुए, और ईसा मसीह का जन्म होने पर वो यरूशलेम के आसपास वहां आए थे और उपहार लेकर आए थे। उन मैगी शासकों का वंशज है वो प्रेस्टर जॉन है, और उसका साम्राज्य है कहीं पर, कि बाद में इथोपिया में। तो उन्होंने यहां से कोशिश की, यहां से यहां आने की, लेकिन हेनरी द नेविगेटर के काल में तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक पहुँचे, नीचे तक, केप ऑफ गुड होप तक भी हमने बाद में देखा कि बार्थोलोम्यू डियाज पहुँचा, ये तो पहुँचा ही नहीं। और 1460 में तो इसकी मृत्यु ही हो जाती है, 1460। ठीक है, तो ये हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रेस्टर जॉन, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बार्थोलोम्यू डियाज और कोलंबस से होते हुए फिर वास्को डी गामा पर पहुँचेंगे। उससे पहले मैं आपको ये इलाके के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पुर्तगाल यहाँ पर है, ये है पुर्तगाल, ठीक है। और ये जो इलाका है ये आपका है पूरा स्पेन। ये आइबेरियन पेनिनसुला है। कौन सा प्रायद्वीप है ये? आइबेरियाई, आइबेरियन पेनिनसुला है ये, आइबेरियाई प्रायद्वीप है, आइबेरियाई प्रायद्वीप है। और इसमें 2 देश हैं, एक पुर्तगाल है और एक स्पेन है। हम इनकी बात कर रहे हैं। अब पुर्तगाली किस प्रकार से अभियान करते हैं, स्पेनिश किस प्रकार से अभियान करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, आपने सामान्य तौर पर सभी किताबों में इसका विवरण थोड़ा बहुत मिल जाता है कि 1488 में ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से तक, दक्षिणतम नहीं, दक्षिणी हिस्से तक यहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। कौन सा इलाका है यहाँ पर? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहाँ इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, देखिए यहाँ से ये जहाज लेकर आया, ठीक है, इस रास्ते को उसने फॉलो किया। यहाँ पर एक तरफ से गर्म जलधारा आती है, एक तरफ से ठंडी जलधारा आती है, एक तरफ से अगुलहास आती है, एक तरफ से बेंगुला आती है, गर्म और ठंडी जलधाराएं। वो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलने के कारण इस इलाके में तूफान आते हैं। वो तूफान आने के कारण ये तट के पास पहुंचने ही वाले थे, कुछ दूर इनको तट दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर समुद्र में इनका जहाज तूफान में भटक गया और 1 महीने तक इनको वापस तट का रास्ता नहीं मिला, 1 महीने तक इस इलाके में आने के बाद में। और तब ये, मैं इसमें एक और चित्र मैंने यहाँ पर लिया है, यदि आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ से समुद्र के माध्यम से फिर ये यहाँ पहुँचते हैं और फिर यहाँ से केप ऑफ गुड होप। अब ये नाम उस समय नहीं था केप ऑफ गुड होप, ये तो बाद में रखा गया। ये नाम इसने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, यहाँ पर आ गया और ये वापस जब गया तो सम्राट ने
खूब खुशियां मनाई कि ये तो बहुत ही गजब कर दिया इन्होंने। और इसने कहा कि वहां पर हम पहुंचे केप ऑफ स्टॉर्म पर, कि बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं वहां पर, तो इसलिए नाम इसने क्या दे दिया, केप। चला आधे हिंदी हो गया कि ये केप ऑफ स्टॉर्म हो गया। केप देखो, केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप, जो इस प्रकार से निकली हुई होती है ना जमीन समुद्र में, आगे की ओर भूमि निकली हुई, इसको अंतरीप बोलते हैं, केप बोलते हैं। तो इसने कहा कि ये केप ऑफ स्टॉर्म है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने कहा कि ये तो बहुत ही आशा की एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए, तो उसने इसका नाम दिया फिर केप ऑफ गुड होप। पुर्तगाल के राजा ने केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप या आशा का अंतरीप कहा, इसने उत्तमाशा अंतरीप कहा पुर्तगाल के राजा ने। तो इस प्रकार से केप ऑफ गुड होप का पता चल गया है। फिर उसके बाद में बात आती है कोलंबस की। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जेनोवा का था। जेनोवा इटली में है, जेनेवा नहीं, जेनोवा, ये इटली का एक शहर है। यहाँ का इसका जन्म हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस, और स्पेन के राजा की ओर से गया था। किसके राजा की ओर से? स्पेन के राजा की ओर से। अब इसने क्या कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसा कि आप यहां से रास्ता ढूंढने की क्यों कोशिश कर रहे हो भारत की? मुझे पता है उस दूसरी तरफ से जवाब, दुनिया तो गोल है ना। आप यहां से, यदि यहां पर हमारा देश है और यहां से आप नीचे से होते हुए और उस तरफ घूम के जा रहे हो, और आप आज तक कहीं पता ही नहीं आपको कहां तक जाना है, पहुंचे ही नहीं। मैं उस तरफ से जाऊंगा, धरती गोल, उस तरफ से भी तो आ ही जाएगा। उनको इस इलाके का तो पता ही नहीं, उसको तो ये लग रहा है और बाकी लोगों को भी ये लग रहा है कि यहां से वापस घूम के जाएंगे तो ये इलाके आ जाएंगे, ऐसा उनका अनुमान है। तो कोलंबस की यात्राओं का कोई मतलब फंड देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए इतने सारे जहाज लगते हैं, इतने सारे लोग लगते हैं, मरने का भी डर है, पैसा डूबने का भी खतरा है, तो कोई उसकी बात को भाव नहीं देता। फिर स्पेन का राजा उसको फंडिंग करता है कि भाई मैं भेजूंगा तुम्हें, जहाजी बेड़े तैयार करो, जाओ। अब वो जाता है स्पेन से, यहाँ पेन ले लेता हूं मैं, इस तरफ से भारत की खोज में, और वो पहुंचता है यहाँ पर, ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है, यहाँ पर वो पहुँच जाता है। शुरू में तो उसको लगता है कि वो बहुत जल्दी पहुँच गया, मैं तो बहुत आसानी से, और मिल गया। बाद में पता चलता है कि तो वो इलाका नहीं है, वो वहाँ पर एशिया की तरफ वाले जो चीज़ें मिलती हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं, बाद में पता चलता है। ये बात है 1492 की। 1492 में कोलंबस कहते हैं कि अमेरिका की खोज की, खोया हुआ थोड़ी था ये भाई, इसका सीधा समुद्री रास्ते इनको पता चला। वैसे इसके इलाके के बारे में यूरोपियन लोगों को पता ही नहीं था कि भी ये कोई ऐसे अमेरिकी महाद्वीप ऐसा भी कुछ है। हालांकि इस तरफ उनका व्यापारिक संपर्क था, इस तरफ का उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखिए जमीनी रास्ते भी हैं, थोड़ा थोड़ा पानी में चल के जमीनी रास्तों से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन रास्तों, इस तरफ का उनको पता नहीं था, इस पूरे समुद्र को पार करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार की तकनीकी नहीं थी, ऐसे जहाज नहीं थे, और पता नहीं भाई यहाँ पर भी पहुंच जाए तो आगे दिखता थोड़ी है कि कहीं यहाँ ये आगे आ जाएगा। समुद्र चारों तरफ डरकर लौट आए पता नहीं कितनी बार लोग। तो ये यहाँ पर पहुँच गए। ये है 1492 की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बात को धीरे धीरे आगे ले जाऊंगा मैं, पहले दिन जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, धीरे धीरे समझते हुए। क्रिस्टोफर कोलंबस की हमने बात कर ली, ये केप ऑफ गुड होप की हमने बात कर ली। अब टोर्डेसिलस की संधि। टोर्डेसिलस स्पेन का एक शहर है, उसमें ये संधि हुई थी पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। उससे पहले का जिक्र करता हूँ। ये संधि तो 7 जून 1494 को हुई है, 7 जून 1494 को हुई है, लेकिन हम बात करेंगे 1493 की। अलेक्जेंडर 6 ये एक स्पेनिश पोप है, मूल रूप से ये स्पेन का था, स्पेनिश पोप है ये। अब इसने एक पेपल बुल जारी किया, जो पोप का आदेश होता है उसको बोलते हैं पेपल बुल। इसने एक पेपल बुल जारी किया और उसके आधार पर उसने कहा कि देखो स्पेन वाले उधर जा रहे हैं, उन्होंने खोज की एक नए इलाके की, आप लोग पुर्तगाल वाले यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के नीचे की ओर जाते रह रहे, तो आपको 2 दिशाओं में आपका इलाका बांट देते हैं। तो उसने यहाँ पर लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन उसने बताई, समझौता करवाया, पेपल बुल जारी किया, समझौता क्या करवाया उसने। यहाँ पर केप वर्दे आइलैंड है, अफ्रीका की जस्ट इस तरफ, केप वर्दे, हिंदी में लिख के भी बता देता हूँ मैं, इंग्लिश में ये है केप वर्दे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो उसने पेपल बुल जारी किया, उसमें यह बताया कि केप वर्दे आइलैंड जो है उससे 100 लीग पश्चिम की तरफ, कितना लीग? 100 लीग पश्चिम की तरफ आप लाइन मान लो डिमार्केशन की, उसके पश्चिम वाला इलाका स्पेन का होगा और उसके पूर्व वाला इलाका जो भी खोजता है वो पुर्तगाल का होगा। ईसाई धर्म का प्रचार करो, मजे करो।
अब ये जो लाइन यहाँ से निकल जाती है तो ये तो अमेरिकी महाद्वीप साउथ अमेरिका को छूकर निकल जाती है। अब उधर तो ये अफ्रीका के पास पास ही चक्कर काट रहे हैं, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया उधर जाने का तो कोई रास्ता अभी पुर्तगाल को पता ही नहीं है। लेकिन ये स्पेनिश पॉप है, इसने स्पेन का पक्ष लिया और यहाँ ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बता दी कि इतनी 100 लीग इधर। 100 लीग का मतलब आप ये मान लो कि 555 किलोमीटर का मामला है ये लाइन ब्राजील से पहले या थोड़ा छूकर मान लो आप यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरफ से इसका मतलब ये हो गया कि पुर्तगाल के हिस्से कुछ भी नहीं है ना। अब पुर्तगाल ने विरोध करवाया, जताया स्पेन के सामने, भाई ऐसे कैसे चलेगा। अब उस तरफ का सारा कैसे, क्योंकि उधर तो पता नहीं है नहीं क्या है, वहाँ तो पहुँचे नहीं अभी वो। तो अब उन्होंने 1494 में संधि की, जिसे टोर्डेसिलस की संधि कहते हैं हम, कि ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये 270 लीग और खिसकाई उन्होंने बातचीत करके। तो ये 270 और 370 हो जाएगी टोटल, ये 100 ये और 270 ये। अब ये लाइन यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी तो ये हिस्सा अब यहाँ पुर्तगाल आ सकता है। इसलिए अच्छा आज का आपका ब्राज़ील देखोगे वो तो यहाँ तक का है इस प्रकार से, वो बाद में जुड़े हैं ये इलाके। उसके पास पुर्तगालियों के पास इतने ही इलाके थे। बाद में कैब्राल आता है ना, सबसे पहले ब्राज़ील की खोज करते हैं। हम उसकी यात्रा के बारे में डिगामा के जस्ट बाद में बात करेंगे, तो इसमें चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो इलाका है, अब ये यहाँ पर पुर्तगाली आ सकते हैं और आए भी, और उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार भी किया, इसको अपनी कॉलोनी बनाया। तो ये टोर्डेसिलस की संधि थी। पोप ने इसको जाकर 1506 में, कोई दूसरा पोप है नाम मुझे याद नहीं, 1506 में जाके इसको मंजूरी दी है। इन्होंने पहले ही 1494 में समझौता कर लिया है कि ये लगभग 370 लीग, यानी लमसम आप मान लो कि 2-1000 किलोमीटर, केप वर्दे आइलैंड से 2-1000 किलोमीटर उधर उसके इलाका, इस तरफ पुर्तगाल इस तरफ स्पेन, ये इन्होंने आपस में मामला सेट कर लिया। मामला सेट कर लिया तो ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि जो लैटिन अमेरिकी देश हैं ये, आपको पता है लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में क्या डिफरेंस है, साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। तो साउथ अमेरिका तो ज्योग्राफिकल बात है कि ये तो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तर वाला हिस्सा है वो उत्तरी अमेरिका हो गया। लेकिन लैटिन अमेरिका वो देश है कि इन इलाकों में जहाँ पर जो लैटिन से निकली हुई भाषाएं, जैसे पोर्तुगीज है, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, जो कि लैटिन भाषा से निकली हैं, वो बोलने वाले जो देश हैं उनको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। और उसमें मैक्सिको भी आ जाता है, क्योंकि मैक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है। और यहाँ पर पुर्तगालियों के राज्य करने का असर आपको अभी भी दिखाई देगा कि ये जो इलाका है इसमें सिर्फ ब्राज़ील ही ऐसा है, मुख्य तौर पर बड़े देशों की बात करें, जहाँ पर पुर्तगाली भाषा मुख्य है। इनकी मुख्य भाषा है, जो इनकी आधिकारिक भाषा है ब्राज़ील की, वो पुर्तगाली है। बाकी आप लैटिन अमेरिका के देशों की देखोगे तो लगभग सभी की भाषा कौन सी है, ज़्यादातर की आपको स्पेनिश मिलेगी। और यहाँ पर ब्राज़ील की क्या मिलेगी, पुर्तगाली। ये उस लाइन का कमाल है। ये जो लाइन थी ना, लाइन ऑफ डिमार्केशन 1494 में टोर्डेसिलस की संधि के द्वारा जो इन्होंने मानी कि यहाँ तक ही आ सकते हैं, उसका कमाल है सारा ये। आगे चलते हैं। अब मैं बिना देर किए जहाँ से हमें शुरू कर देना चाहिए था, वास्को डी गामा से, वहाँ पर आ जाते हैं। वास्को डी गामा 1498 में ये भारत में आता है, कालीकट के पास में कप्पड़ जो बंदरगाह है वहाँ पर आता है। इसकी शुरुआत हम कर देते हैं, और पुर्तगाल से हम नक्शे से बात करें तो इसको मैं आगे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से चला है लिस्बन से, लिस्बन से ही चला है 8 जुलाई 1497 को चला हुआ शायद ये। तो यहाँ से ये चला है, यहाँ से घूमते 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 केप ऑफ गुड होप में रुका है, पार किया है। फिर यहाँ से यहाँ मोजाम्बिक आ गया, फिर यहाँ पर केनिया आ गया। केनिया में भी आप बात करेंगे मालिंदी आ जाएगा, पहले मोम्बासा आ जाएगा, फिर मालिंदी आ जाएगा। कहाँ पर गया वो, ये हाँ ये है ही ना, यहाँ पे, यहाँ पर ये मोजाम्बिक में रुका है। फिर उसके बाद में इन इलाकों में रुकता हुआ गया है, जैसे मोम्बासा नाम आपको किताबों में मिल जाता है, मालिंदी मिल जाता है। और मालिंदी में यहाँ पर इसको एक व्यापारी मिलता है, अरबी व्यापारी है इब्न मजीद, अब्दुल इब्न मजीद, इस प्रकार से उसका कुछ नाम है, इब्न मजीद, अरबी व्यापारी है ये। हालांकि किताबों में कहीं पर आपको गुजराती मिल जाएगा, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, है ना। तो ये ऑथेंटिक किताबों में भी आपको अब्दुल मजीद मिल जाता है, लेकिन ये वैसे अरबी व्यापारी है। ज़्यादा कुछ इसकी डिटेल निकालने का मुझे मतलब लगा नहीं। तो इब्न मजीद है ये, अरबी व्यापारी। मतलब आपको दोनों चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। मैं अब इब्न मजीद ही रटवा दूँ आपको और कह दूँ अरबी व्यापारी है, तो कब को इसके आधार पर आ जाए। बहुत सारी किताबों में इसके आधार पर ही चीज़ें दी गई हैं। तो गुजराती व्यापारी इब्न मजीद मालिंदी से इनको रास्ता बताता है भारत की ओर जाने का। तो यहाँ से इनको रास्ता बताता है और ये यहाँ जाते हैं।
अब चूंकि ये टाइम उस समय का था कि मानसूनी पवने हैं इस तरफ जा रही हैं, तो बिल्कुल आसानी से पहुंच गए। कहीं पर 21 दिन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 27 मिला हुआ मिल जाएगा, कहीं 28 मिल जाएगा। लगभग 4 हफ्ते में ये पहुंच गए। कितने हफ्ते में? 4 हफ्ते में पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे हैं? 170 आदमी, मैं थोड़ी सी डिटेल इसकी बता देता हूं। 170 आदमी, 4 जहाज। 4 जहाज कौन कौन से? साओ गैब्रियल, थोड़ी सी मैं फैक्ट बता ही देता हूँ, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा रुकावट आएगी। साओ राफेल, बेरियो, और एक चौथा जहाज है सामान वगैरह डालने के लिए, उसका नाम हमें पता नहीं है। साओ गैब्रियल। अब इसमें साओ गैब्रियल, इसमें है आपका वास्को डी गामा। वास्को इसके अंदर है। इसका भाई पाउलो द गामा, वो साओ राफेल में है। और इसका जो मुख्य जो चालक है वो पेरो दी अलेंकर ये है। ये बार्थोलोम्यू डियाज के साथ भी आया था, अच्छा चालक था और उस इलाके की जानकारी थी क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक वो आकर गया था, इसको साथ भेजा था पेरो दे अलेंकर को। वास्को डी गामा है, उसका भाई पाउलो द गामा है। तो इस प्रकार से 4 जहाज़ों में आते हैं, 170 आदमी हैं। ठीक है, ये निकलते हुए आगे हम वापस इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक इनको जो कालीकट के उत्तर तक पहुँचने में लगभग 4 हफ्ते का यहाँ से यहाँ तक का समय लगता है। इस दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। मानसूनी हवाएं पक्ष में थी, बहुत आसानी से यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और ये कालीकट से उत्तर की दिशा में, यहाँ पर बता देता हूँ, ये कालीकट है। कालीकट से थोड़ा सा उत्तर की दिशा में यहाँ पर है एक बंदरगाह है, एक इलाका है कप्पकडावू। आधुनिक इसका नाम है कप्पड़। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, पुराने और आधुनिक, वो आपको याद रखने हैं। वो नाम यदि आप याद रखोगे तो आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। और अब आगे मैं वास्को डी गामा की, कैब्राल की, उनकी कहानियाँ सुनाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा यदि आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी ध्यान में हो इलाके का। देखिए यहाँ पर जस्ट कालीकट के पास में लगभग 15-17 किलोमीटर ऊपर में ये इलाका है। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो तटीय इलाका है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर कालीकट है, ठीक है, इस कालीकट का आधुनिक नाम है वो है कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। इसके जस्ट ऊपर में थोड़ा सा निकट ही चलने पर आपको कैनानूर मिलेगा। कौन सा इलाका मिलेगा? कैनानूर। इसका आधुनिक नाम है कन्नूर। क्या नाम है इसका? कन्नूर। और इसके नीचे की तरफ आपको एक इलाका मिलेगा जिसका नाम है कोचीन। क्या नाम है उसका? कोचीन। ची बड़ा लगा देने इसमें। और आधुनिक इसका नाम है कोच्चि। ये 3 आपको, और वैसे आपको एक मिल जाएगा क्विलोन, जिसका आधुनिक नाम है कोल्लम। ये बार बार आपको आधुनिक भारत के इतिहास में आपको बार बार इन बस्तियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब याद रखो, कालीकट जहां है इसके ऊपर की तरफ है कन्नूर। कैनानूर बड़ा है, मैं जानबूझकर कई बार कन्नूर बोल जाता हूं इसको, और कन्नूर आधुनिक नाम है भी इसका। और नीचे है कोचीन, ये याद रखना, कोचीन नीचे है, बीच में कालीकट है और इसके ऊपर कन्नूर है। इनका 3 का बार बार में इस कहानी के अंदर नाम आएगा। तो कालीकट से जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ कप्पकडावू में रुके हुए हैं। उस दिन जो यहाँ का शासक है कालीकट का, उसकी उपाधि है जमोरिन। क्या उपाधि है उसकी? जमोरिन उस दिन वहां पर था नहीं। जमोरिन उपाधि, इनका नाम क्या है पता नहीं। हिंदू शासक है, समुथिरी या समुद्री, ये भी इनको कहा जाता है। यहाँ के शासकों को, जमोरिन को, ये इनको कहा जाता है। समुद्री, जमोरिन, सब इसकी उपाधियां हैं। नाम इनका पता नहीं है। कब पहुंचे हैं ये? 20 मई को। कुछ किताबों में 17 मई मिल जाता है, लेकिन 20 मई ठीक तारीख है। 20 मई को कहाँ पहुंचते हैं? कप्पकडावू, कप्पड़ में। अब उस दिन कालीकट का शासक कहीं दूसरे इलाके में गया हुआ था, वहां था नहीं। दूसरे दिन उसने बुलवाया कि भाई कौन व्यापारी आए हुए हैं, उनको लेकर आओ। तो उनको कालीकट की तरफ ले जाया जाता है। अधिकारी वगैरह, सैनिक वगैरह आते हैं, उनको ले जाते हैं। रास्ते में उनको एक हिंदू मंदिर आता है, वहां पर भी वो रुकते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं। अभी उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि हम एक ईसाई इलाके में आए हैं जहां का राजा ईसाई है।
ऐसा उनको लग रहा है। वो जो हिंदू मंदिर के अंदर गए वहाँ भी उनको लग रहा है कि ये हो ना हो कोई चैपल है, कोई ईसाई धार्मिक जो चर्च वगैरह है वैसा ही है, थोड़ा स्वरूप इसका अलग हो सकता है, लेकिन उनका ये मानना था कि ये ईसाई लोग ही हैं यहाँ पर। और उन्होंने उस मंदिर के अंदर मिट्टी वगैरह अपने चेहरे और मतलब गर्दन के आसपास हाथों पे मली कि एक पवित्र मिट्टी मिली है, ईसाई पूर्व का ईसाई साम्राज्य हमें कोई मिला है। फिर वो दरबार में वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अधिकारी वगैरह बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई राजा के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लाए हैं। बोले क्या लाए हो? बोले कि टोपियाँ लाए हैं, कपड़े लाए हैं, शहद लाए हैं, तेल के कनस्तर लाए हैं हम, और वाश बेसिन लाए हैं, मतलब पुराने कोई जैसे हाथ धोने के इस प्रकार के बनाए हुए पुराने समय के। तो वो उन्होंने कहा कि राजा के लिए तुम ये बकवास लाए हो, जमोरिन के सामने मत बता देना, वो तुम्हारी यहीं खाल उधेड़वा देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो नहीं देंगे। तो वो जमोरिन आते हैं, वो कहते हैं कि भी हम वहाँ से पश्चिम की ओर से आए हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारे शासक का। तो उस जमोरिन को पता चल गया कि गिफ्ट वगैरह होता तो दे देते, ये कहाँ के अमीर लोग हैं, बकवास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लेटर दिखाया, फिर राजा का अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई थी। उसको देखकर वो कहता है कि ठीक है, अपना जो सामान लाए वो बेच लो, जिसको जो खरीदना है वो खरीद लो, व्यापार करो। क्योंकि कालीकट का शासक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, शासक जो था वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्वास रखता था, यानी कि व्यापार की सहूलियत दो। और इसी के लिए लोग, कालीकट का कोई अच्छा बंदरगाह नहीं था, प्राकृतिक रूप से देखें तो कालीकट का बंदरगाह ज़्यादा बढ़िया नहीं था व्यापार के लिए, उसकी तुलना में कोचीन का बंदरगाह बहुत बढ़िया था। लेकिन कालीकट से खूब व्यापार होता था, क्योंकि उसका व्यापार वो मतलब सबको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया करवाता था सबके लिए, मतलब समान रूप से कोई भी नए व्यापारी आए और है, खुले तौर पर व्यापार के अच्छे रूल थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आप व्यापार कर सकते हो। वहाँ से वो वापस एक कोयलांडी जगह है ऊपर, पुराना नाम इसका दूसरा है, जहाँ वो उतरे थे जस्ट उसके पास में ही, वहाँ पर वो अपने जहाज़ों से सामान वगैरह उतार के और वो सोचते हैं कि यहाँ पर बेच देते हैं। अब यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं अरबी, पुराने समय से कुछ अरबी लोग, मुसलमान लोग यहाँ पर तटीय इलाकों में बसे हुए भी हैं। और वो अरबी लोग हैं, उनको लग रहा है कि ये नए खिलाड़ी आ रहे हैं तो व्यापार में हमको नुकसान होगा, चीज़ें हमें थोड़ी सी महंगी भी मिलेंगी। जितने ज़्यादा प्लेयर होते हैं उतनी मतलब व्यापार में मुनाफा तो कम होता ही है। तो उनको लगा कि भाई ये नए प्लेयर आ रहे हैं तो इनको यहाँ से अभी पहले ही निकाल दें तो ठीक रहेंगे। और वैसे उनको पता ही है कि ये ईसाई लोग हैं, पुरानी प्रतिद्वंदिता। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि स्पेन के और ये लोग हैं वो अनजान नहीं है इनसे। ये जो मुसलमान हैं पुराने समय में उत्तरी अफ्रीका में, यहाँ पर स्पेन में, पुर्तगाल में, यहाँ तक चले गए। यहाँ पर मूर कहा जाता था, इन मुसलमानों को मूर कहा जाता, यहाँ तक पहुँच गए थे ये। स्पेन में तो लगभग 1250 के आसपास इनको निकाला था, और पुर्तगाल में तो 1490 के आसपास तक ये, सॉरी स्पेन में तो 1490 के आसपास तक थे ये। तो ये इनको आपस में प्रतिद्वंदिता पुरानी थी, धर्म युद्ध हो चुके थे दोनों पक्षों के बीच में, और सदियों का इतिहास था इस्लामिक और जो क्रिश्चियन हैं उनके बीच में प्रतिद्वंदिता का या आपस में लड़ाई का। तो ये आपस में इनको पता था कि भाई ये बात यहाँ पर आदमी ये ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया अरबियों ने कि इनका व्यापार उनको करने नहीं दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ के जो लोग थे और उनके जो व्यापारी थे, मीडिएटर थे, उनको कह दिया कि इनका सामान न तो लेना है न इनको कुछ बेचना है, घूम घाम के अपने आप चले जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे जब कुछ बिकेगा नहीं। 2-3 दिन वो कोशिश करते हैं, न तो वो कुछ खरीद पाते हैं न उनका कोई बिक पाता है सामान। तो वो जमोरिन को शिकायत भेजते हैं कि आप कह रहे थे कि यहाँ आराम से करो व्यापार, करें किसके साथ, न तो कोई हमारा सामान खरीद रहा है न हमें कोई बेचने को तैयार है। तो जमोरिन ने अपने आदमी भेजे, व्यवस्था करवाई कि भाई उनका सामान बिकवाने की, खरीदवाने की व्यवस्था करो, भाई हमारा तो इसीलिए तो प्रसिद्ध है ये इलाका व्यापार करने के लिए, मैंने अनुमति दी है तो उनका काम करवाओ। वो आते हैं, हालांकि उनके सामान की उनको अच्छी कीमत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी सारा सामान बिक जाता है। और उसके बदले में कुछ वो सोना चांदी वहाँ से लाए ही थे अपना, और कुछ वो सामान बिका। तो पर्याप्त मात्रा में वो मसाले वगैरह या और जो चीज़ें हैं भारतीय, कुछ और मसाले हैं, अदरक वगैरह है या कुछ और कीमती जो मन के हम जिनको बोलते हैं, वो कुछ खरीदते हैं वो। और उसके बाद में 13 अगस्त की बात है, 20 मई को ये पहुँचे, 13 अगस्त की बात है। 13 अगस्त को जमोरिन को संदेश भेजता है वास्को डी गामा कि भाई हमने यहाँ पर ठीक ठाक सामान खरीद लिया है, और सामान खरीद लिया है तो अब हमें थोड़ी सी जाने की आप इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हमारे साथ अपने कुछ दूत भेजना चाहें हमारे राजा के पास तो आप भेज सकते हैं, यानी आप अपने दूत हमारे साथ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। इसके बदले में हम हमारे कुछ आदमी यहाँ पर कालीकट में छोड़ देंगे, हमारा सामान भी यहाँ पर बंदरगाह पर पड़ा हुआ है,
तो हमारा कुछ सामान जो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा खरीदा हुआ है या फिर जो हमारा जो बचा हुआ सामान है वो उनका बंदरगाह पे पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा सामान भी है, हम हमारे सामान के पास कुछ हमारे आदमी छोड़ देंगे, आप अपने कुछ आदमी भेजना चाहो तो हमारे साथ भेज सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे व्यक्ति भी यहाँ पर रहेंगे। अब जमोरिन को अधिकारी वगैरह बताते हैं कि वो इस प्रकार से लेटर भेजा है, वो कह रहे हैं आपको, और उन्होंने टैक्स वगैरह भी पूरा नहीं दिया है, जो पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती थी सामान की वो, और वो तो उन्होंने कहा कि उनको वहीं रोको और उनके साथ और व्यापार नहीं करना, ध्यान रखना, और मैं जब तक नहीं आता हूँ उनको जाने मत देना, मैं आता हूँ। जमोरिन वहाँ से अपना बेड़ा लेके निकलता है, लेकिन उससे पहले ही क्या है कि मान लीजिए, देखो ये अमीन को डर तो है कि यहाँ हमारे साथ कुछ हो सकता है नए इलाके में, तो वो क्या कर रहे हैं कि समुद्र में थोड़ा सा दूर उन्होंने अपने जहाज यहाँ पर लगा रखे हैं, यहाँ पर वो खड़े हैं। कुछ व्यापारी जमोरिन के आने से पहले क्या करते हैं कि सोच रहे हैं कि जाते जाते, जैसे होता है ना कि जब सेल वगैरह लगती है तो जाते समय में कि सस्ता सामान दे जाएं, तो उन्होंने सोचा कि कुछ और व्यापार कर लेते हैं, कुछ सस्ता सामान खरीद लेते हैं, जाने का इनका समय हो गया है, तो चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, 18 लोगों को पकड़ लेंगे। 18 व्यक्ति उन्होंने पकड़ लिए, व्यापारियों को किडनैप कर लिया एक तरीके से पुर्तगालियों ने, और उधर से जमोरिन आया। अब जमोरिन ने कहा छोड़ो इनको, उन्होंने कहा कि हमारा सामान पड़ा है तट के ऊपर, हमारा सामान हमें डालने दो और हम तुम्हारे आदमी छोड़ देंगे। जमोरिन के बीच में और वास्को डी गामा के बीच में एक प्रकार से एग्रीमेंट हो जाता है कि हम तो देखो नए हैं, हमें डर लग रहा है, तो पहले हमारा सामान दो, नावों के माध्यम से हमारा सामान भेजो हमारे जहाज़ों की ओर, वो हम लाद लेंगे, हम आपके 18 आदमी छोड़ देंगे। अब राजा भी सोच रहा है कि हमारा इलाका फालतू में बदनाम हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया तरीके से व्यापार होते हैं, इस प्रकार से तो लोग डरेंगे, कौन व्यापार करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो एक अच्छा सा पत्र लिखते हैं पुर्तगाल के राजा के नाम कि आपके यहाँ के महोदय वास्को डी गामा जी आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे व्यापार करके, हमारे इलाके में ये मसाले ये चीज़ें मिलती हैं, आप इसके बदले में सोना चांदी, आपके जो चमकीले कपड़े हैं, आपका जो कोरल है, मूंगा है, वो भेजिए, व्यापार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों पक्षों को बढ़िया लाभ होगा, ऐसा लिखते हैं। सामान पूरा लाद लिया, लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया कि वास्को डी गामा ने शर्तों का उल्लंघन किया और उसने 18 में से 12 आदमी तो छोड़ दिए, लेकिन 6 लोग साथ लेकर चला गया, भाग गया। 29 अगस्त को, कौन सी तारीख को, 29 अगस्त को 6 आदमी, कुछ किस किताब में आपको किसी में 5 भी मिल सकता है, लेकिन 6 आदमी वो लेकर भाग गया। अब जमोरिन ने अपने सारे जहाज उसके पीछे लगा दिए, लेकिन उनके जहाज तेज थे, आगे थोड़ी सी हवा उनको अनुकूल मिल गई तो वो भाग गए। लेकिन आप ये देखिए कि 29 अगस्त वो टाइम नहीं है कि जिस समय मानसून वापस जाना शुरू हो जाता है, सितंबर लास्ट तक मानसून वापस जाना शुरू होगा। अब वापस चल तो दिए, लेकिन क्या है, हवाएं विपरीत हैं, मानसूनी हवाओं का साथ नहीं है वापस जाने के लिए, तो अब इनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैप में आपको दूसरा ही दिखा देता हूँ अपना, बहुत ज़्यादा समस्याओं का। अब यहाँ से वापस जब ये मालिंदी की तरफ पहुँचे हैं तो इनको लगभग 4 गुना ज़्यादा समय लगा है। कहाँ ये अगस्त में चले हैं, अरे भाई हो जा पेन, कहाँ ये अगस्त में चले हैं और वापस जब ये केनिया में मालिंदी पहुँचे हैं, यहाँ से कहाँ लगा दिया मैंने निशान, नीचे से है भाई, यहाँ पर केनिया के मालिंदी पहुँचे हैं, तो लगभग 4 माह से अधिक का इनको समय लग गया। यहाँ जनवरी में जाके पहुँचे हैं, जनवरी 1499 में जाके मालिंदी में पहुँचे हैं, और इतना समय लगा है, रास्ते में इनके आदमियों को हो गया स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, समुद्र में विटामिन सी का स्रोत उनको मिला नहीं, स्कर्वी हो गया, घाव वगैरह हो गए, बहुत सारे आदमी इनके मर गए, बहुत नुकसान हुआ इतने समय में उनको। अब इतने लोग हैं नहीं कि चारों जहाज़ों को ले जाया जा सके, वो एक जहाज़ को नष्ट कर देते हैं, जहाज़ बचे 3। क्रू मेंबर्स, जहाज़ को चलाने के लिए क्रू मेंबर्स जो चाहिए वो कम हो गए, तो उन्होंने कहा कि एक जहाज़ तो नष्ट करना पड़ेगा। एक जहाज़ नष्ट करते हैं और फिर यहाँ से यात्रा करते हैं और वापस पुर्तगाल चले जाते हैं। यहाँ तक आते आते इनके 1/3 आदमी बचते हैं, सिर्फ जितना वो चले थे उसमें से 1/3 आदमी ही बचे हैं, 2/3 लोग मर चुके हैं। पुर्तगाल में वो पहुंचते हैं, जश्न मनाया जाता है राजा के द्वारा, बहुत बड़े। हालांकि जो 2/3 लोग मर गए उनके घरों में तो कैसा जश्न होगा, लेकिन इतिहास में मुख्य मुख्य बातें रखी जाती हैं, किसी इंडिविजुअल फैमिली, नॉर्मल फैमिली की बातें नहीं होती, लेकिन वो 2/3 लोग तो मर ही गए। अब 1/3 आदमी बचे हैं, भारत का सीधा रास्ता मिल चुका है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत अहम क्षण है इनके लिए। और जो ये सामान डाल के लाए हैं, जो इनकी पूरी लागत थी, इनके पूरे जो बेड़ा भेजने की और जो सामान वो लेके गए थे, उसकी 60 गुना लाभ उनको मिला है,
60 गुना ज़्यादा मुनाफा इस यात्रा से मिला है। तो एक तरीके से ये शुरुआत हो गई भारत की और यूरोपीय शक्तियों के आने की। अब दूसरा बेड़ा आता है, मैं ले चलता हूँ आपको। हमने पेज भी वही खोल रखा था, कैब्राल वाला। दूसरा बेड़ा कैब्राल का 1500 ईस्वी में, लगभग मार्च 1500 में याद चलता है वहाँ से। ठीक है, ये दूसरा जहाजी बेड़ा हो गया भारत की तरफ 1500 ईस्वी में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ बड़ा बेड़ा ठोक दिया आपकी बार की, जाओ। अब इन 13 जहाज़ों में मैप तो मुझे वापस भी वही लेना पड़ेगा। अब इन 13 जहाज़ों में क्या हुआ कि जैसे यहाँ से चले, यहाँ ये रास्ता भटक गए बहुत सारे जहाज इनके। अब कुछ जहाज, तूफान आ गया यहाँ पे, तूफान में कुछ जहाज इनके नष्ट हो गए, कुछ इस तरफ घूम गए, तो यहाँ पर कैब्राल पहुँच जाता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का जहाज यहाँ पहुँचता है पहली बार ब्राज़ील की तरफ। तो इसीलिए इसको ब्राज़ील का खोजकर्ता कहा जाता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जाना कहाँ चाह रहे हैं? भारत की तरफ। कुछ और जहाज भी इनके यहाँ पहुँचते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं, उनके साथ छूट जाता है। मतलब ये जो कोई जरूरी थोड़ी है कोई एक यहाँ पहुँचा और एक यहाँ पहुँचा वो मिल ही जाएंगे। मतलब कितना दूर दूर इलाका, कोई सैटेलाइट थोड़ी है उनके पास कि ट्रांसमीटर से फ़ोन पे बात कर लिया। यहाँ से फिर वो जाते हैं, यात्रा करते हैं, रास्ता फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचते हैं उनके 6 जहाज। चले कितने थे? 13 जहाज। कुछ यहाँ रह गए, कुछ जहाज नष्ट हो गए। कितने पहुँचे? 6 जहाज। 6 जहाज। अब यहाँ पर क्या है कि एक नया जमोरिन आ जाता है। वो पहले वाला जमोरिन नहीं है। आपको 1 साल में कैसे बदल गया? देखो किसी दिन तो बदलता ही है कोई, तो वो बदल गया है। मैं वापस इसमें आ जाता हूँ। कालीकट आता है, नया जमोरिन है यहाँ पर। नया जमोरिन शासक कैब्राल और उनके लोगों को वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति देता है। पहली फैक्ट्री कब? 1500 ईस्वी में पहली फैक्ट्री। अब कालीकट का शासक इनको अनुमति दे देता है, लेकिन ये दुरुपयोग करते हैं उसका। वो अरबियों के साथ झगड़ा की शुरुआत करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं अरबियों भी कोई कम नहीं थे, दोनों तरफ ऐसे इस प्रकार से चलता था। इन्होंने क्या किया कि वहाँ जाके कहा अरबी लोगों से कि ये व्यापार अपना बंद करो, काली मिर्च का व्यापार सिर्फ पुर्तगाली करेंगे हम। अब हमें तो ऑर्डर मिल गया है यहाँ पर। तो पुर्तगालियों पर अरबी लोग हमला करते हैं और 30-40 पुर्तगाली मर जाते हैं। किसी किताब में 60 मिल जाएगा, किसी में 80 मिल जाएगा। लगभग 30-40 के करीब पुर्तगाली लोग मर जाते हैं अरबियों के हमले में। अब गुस्सा होकर कैब्राल अरबी लोगों पर हमला करता है और वो कालीकट पर बमबारी करता है 2 दिन तक। 2 दिन तक बमबारी। और जैसी तोप पुर्तगालियों के पास है वैसा उनके पास कुछ है नहीं, अरबी लोगों के पास या जमोरिन के पास में। 2 दिन तक बमबारी करता है। उस समय की मैं आइडिया बताऊं तो आपको लगभग 175-80 मीटर तक की रेंज होती थी उनकी तोपों की, जो उस कालखंड में, यदि हम बात करें उस कालखंड की तोपों के बारे में। 2 दिन तक वहाँ पर वो बमबारी करता है और 2 दिन तक बमबारी के दौरान उनकी खुद की जहाज़ों का भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और फिर उनको लगता है कि ऐसे पूरा रास्ता भी उनका पूरा वापस जाना कितना कठिन होता है, तो सारा गोला बारूद भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि चलो बहुत हो गई बमबारी, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो वो यहाँ से आ जाते हैं कोचीन। कोचीन का जो शासक है वो वैसे तो कालीकट के शासक का अधीनस्थ है, सबसर्विएंट है उसका अधीनस्थ शासक है और उसका शत्रु भी है एक तरीके से। मतलब उनके आपस में टर्म्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे उनके रिश्ते नहीं हैं और वो जमोरिन से नफरत करता है। लेकिन वैसे वो उसका राज्य है, वो उसके मातहत आता है, अधीन राज्य है एक तरीके से, अधीनस्थ है। अब कोचीन का शासक कैब्राल को कहता है कि कहाँ कालीकट के चक्कर में पड़े हो भैया, कालीकट का कोई बंदरगाह है, यहाँ कितना बढ़िया बंदरगाह है, आपको जो काली मिर्च चाहिए और मसाले चाहिए होते हैं यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ करो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है, करो, खुला व्यापार करो। 15 दिन के अंदर वो लगभग अपनी जहाज़ फुल कर लेते हैं, 15 दिन में अंदर। कहाँ पर? कोचीन में। और वहाँ पर वो फैक्ट्री बनाने की अनुमति उनको दे देता है। लगभग 1501 के आसपास की बात मान लो, ये फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि उसका औपचारिक समझौता बाद में दूसरी बार वास्को डी गामा आता है तब होता है। इसका जो औपचारिक समझौता है वो 1502 में हुआ। फैक्ट्री 1501 में
अनुमति दे दी है खोलने की, खोल करो काम, फैक्ट्री बना लो, खोल लो अपनी। लेकिन 1502 में उसका औपचारिक समझौता होता है, बाद में जब वास्को डी गामा दोबारा आता है। तो ये यहाँ पर 15 दिन के अंदर अपना सामान वगैरह सब जमा कर लेते हैं। फिर पता चलता है कि कालीकट का जो जमोरिन है वो अपना बेड़ा लेकर हमला करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर अपने जहाज़ों के साथ कोचीन पर हमला करने के लिए आ रहा है। रातों रात कैब्राल अपने आदमियों के साथ भाग जाता है, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि जमोरिन का बेड़ा नज़दीक आ रहा है, जल्दबाजी में, और कुछ लोग उनके इधर उधर गए होंगे घूमने, 30 आदमी रह गए। यानी कैब्राल भाग गया, लेकिन कैब्राल के 30 आदमी कहाँ पर रह गए? कोचीन के अंदर। और कालीकट के शासक ने वहाँ पर हमला कर दिया। कैब्राल वहाँ से निकल गया। बाद में समुद्र में कैब्राल का बेड़ा दिख भी जाता है जमोरिन को, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आते, और वो यहाँ से होता हुआ आ जाता है कन्नूर में। कैब्राल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ का शासक भी कहता है कि कहाँ से है? बोल कोचीन से ऐसे सामान लेके आए। तो उन्होंने कहा कि हमारे सर पे ले लो सामान। तो यहाँ से भी उन्होंने व्यापार किया, कुछ और मसाले वगैरह इकट्ठा किए और यहाँ से वो निकल गए। याद रखना, उनके 30 आदमी यहीं रह गए। कैब्राल वापस निकल चुका है, लेकिन उसके 30 आदमी यहीं पर रह गए हैं। और वो किसके कब्जे में है? कोचीन पर तो हमला कर दिया उसने, जमोरिन के पास है वो। अब बाद में वास्को डी गामा की बातों से ऐसा लगता है कि कैब्राल के आदमियों को उन्होंने मार डाला पीछे से। अब वो वापस चले गए, और उसके बाद में दोबारा आता है अगला वास्को डी गामा। तो ये जो पुर्तगाली बस्तियाँ हैं, देखो यहाँ पर पुर्तगाली है, ये मैप के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो आप पिंक देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर ग्रीन देख रहे हैं, ये पुर्तगाली बस्तियाँ हैं। उसमें भारत के देखिए तटीय इलाकों में आप देख सकते हैं। ये मैप कुछ लिए थे, ज़्यादा उपयोग यहाँ पर नहीं आएंगे। वास्को डी गामा तीसरी बार फिर आता है, 1502 में आता है। शायद मैं देख लेता हूँ ना, कोई डेट गलत नहीं हो जाए। मेरे को देखो डेट वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, 31 जुलाई 1501 को 5 जहाज़ों के साथ कैब्राल लिस्बन पहुँच गया। 30 पुर्तगाली वहीं रह गए। 31 जुलाई 1501 को पहुँचा है वो वापस लिस्बन में। वास्को डी गामा 1502 में। अब देखिए, अब देखो इसके बाद में जो तीसरा बेड़ा आता है उसका पता नहीं है कि कौन आया था, उसकी डिटेल नहीं मिलती। ये चौथा है, वैसे चौथा बेड़ा आया है भारत की तरफ से, और फरवरी 1502 की बात है। कितने जहाज? 15 जहाज लेकर चला है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा वैसे ही पार करते हुए आया है अफ्रीका के तट के पास, पूर्वी तट के पास। उसको 5 जहाज, पुर्तगाली जहाज वहाँ पर अफ्रीका की ओर भेजे हुए होते हैं, वो और मिल जाते हैं, उनको भी वो साथ ले लेता है। और टोटल जहाज आते हैं कालीकट में 20 जहाज, 20,000 लिख रहा हूँ मैं, 20 जहाज कालीकट में आते हैं। 15 और 5 कितने हो गए? 20 जहाज लेकर आता है। और यहाँ पर कालीकट के तट से पहले यहाँ पर ये अपने सारा जहाजी बेड़ा लगा ले। इससे पहले की एक घटना है बहुत इंपॉर्टेंट, अरे वो मैं भूल ही जाता। यहाँ पर मान लो कहीं इस समुद्र के अंदर एक जहाज जा रहा है, उस जहाज का नाम है मीरी। जहाज का नाम क्या है? मीरी जहाज। इसकी घटना बहुत, मतलब इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा खूंखार लोग थे और इस्लामिक लोगों के लिए कितनी ज़्यादा नफरत थी इनके मन के अंदर। तो यहाँ पर मीरी नाम का जहाज है। एक सेकंड, मैं एक चीज़ मैं ये देख लेता हूँ, मेरा जो माइक है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें बैटरी कम थी। हाँ ठीक है, मीरी नामक जहाज। अब ये यहाँ पर अफ्रीका की ओर से, मैं दूसरा मैप अपना दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर सऊदी अरब में मक्का की यात्रा करते हुए ये लोग आ रहे थे। हर बार जो होता है वही पेन लेना भूल जाते हैं। मक्का की ओर से यात्रा करते हुए वो जहाज कहाँ पर आ रहा था, या इस प्रकार से मान लो कालीकट आ रहा था, और लगभग 400 के करीब आदमी, औरतें, बच्चे उस पर सवार थे। यहाँ पर मान लो कि कैब्राल के आदमियों ने इस जहाज़ को घेर लिया, और इस जहाज़ को घेरने के बाद में इसमें जो व्यक्ति थे उनमें कई अमीर लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई कोई रैंसम, मतलब फिरौती की रकम आपको चाहिए तो आप ले लो, हमें छोड़ दो। वास्को डी गामा ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। और उसने अपने आदमियों से कहा कि समुद्र की यात्रा अभी कुछ बाकी है, कुछ ज़रूरी सामान स्टोर से लेना हो तो वो अपने जहाज़ में डाल लो, और बाद में इस जहाज़ को आग लगा दो, आदमियों सहित, कुछ नहीं चाहिए अपने को, आग लगा दो। डिगामा के आदमियों ने, वास्को के आदमियों ने जहाज़ को आग लगा दी और आगे की ओर बढ़ गए। थोड़ी दूर पहुंचा उनका काफिला और पीछे मुड़ के देखा तो आग बुझ चुकी थी। इस जहाज, मीरी जहाज का जो क्रू मेंबर्स था और वहां के लोग थे, उन्होंने वो आग बुझाने में सफलता प्राप्त कर ली। वास्को डिगामा ने कहा कि वापस मुड़ो,
वो वापस अपने जहाज लेकर गया, दोबारा अपने आदमियों को भेजा और दोबारा उस जहाज पर आग लगाई। एक प्रत्यक्षदर्शी जो पुर्तगाली था उसने बताया कि औरतें अपने गहने ऐसे हाथ में लेकर हिला हिला के दिखा रही थी कि ये ले लो, हमें छोड़ दो। अपने छोटे छोटे बच्चों को ऊपर हाथों में उठाकर कह रही थी कि इन बच्चों के नाते तो कम से कम इन पर तो तरस खाओ, हमें छोड़ दो। लेकिन वास्को डी गामा ने उस जहाज पर आग लगवाई और उन सबको उस जहाज के साथ जिंदा जलवा दिया। मतलब इनका, जब आप इनके धार्मिक न्यायालय के बारे में और बाद में कैब्राल वगैरह आएंगे तो मुसलमानों के साथ इनका कितना वैमनस्य है वो उन घटनाओं से दिखेगा। ये कुछ नहीं है घटना, मैं दिखाता हूं आपको कैसे ये हत्याएं करते हैं लोगों की, बहुत बड़े पैमाने पर। अब ये मीरी नामक जहाज को जलाकर कालीकट के तट से कुछ पहले अपने जहाज यहां पर लगा देते हैं। यहां पर जमोरिन है मान लो। अब जमोरिन को कैब्राल वाली घटना भी याद है कि वो 2 दिन तक बमबारी करके गया था, कितनी बड़ी। और किन्हीं दूसरे जहाज़ों के माध्यम से जो लोग हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि रास्ते में पुर्तगालियों ने एक जहाज़ भी जलाया है, पूरा का पूरा मीरी जहाज़। अब उसको पता है कि ये आदमी ठीक नहीं है और इनके पास क्षमता भी है, इनके पास तोप है, इनके पास बढ़िया जहाज़ हैं, तो इनको समुद्र में हराया भी नहीं जा सकता। इससे अच्छा है उनके साथ बातचीत करो। तो जमोरिन कहता है कि आप यहाँ पर आओ, व्यापार करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। वास्को डी गामा 2 शर्त रखता है, 2 शर्त। पहली शर्त, अरबी यहां पर व्यापार नहीं करेंगे, कि कालीकट में व्यापार करेंगे पुर्तगाली, अरबियों को यहां से निकालो। दूसरी शर्त, कैब्राल के आदमियों का जो नुकसान हुआ है, उसको पता चल गया कि इन्होंने मार डाला पीछे से, कैब्राल के आदमियों का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दो हमें, तुमने हमारे जो आदमियों का नुकसान किया है उसका हर्जाना दो। अब जमोरिन कहता है कि पहली बात तो ये कि अरबी लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ सब व्यापार कर सकते हैं, आपको हम व्यापार करने दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरबी भी व्यापार करेंगे। दूसरी बात, कैब्राल के आदमियों का क्या हर्जाना दे? कैब्राल जो 2 दिन तक हमारे शहर के ऊपर बम बरसा के गया है उसका कोई खर्चा नहीं है, उसका कोई मतलब हमारे पैसा नहीं लगा, तो कैब्राल के आदमियों का क्या हर्जाना है? हमारे भी तो लोग मारे उन्होंने, हमारा भी कितना नुकसान किया है। तो वास्को डी गामा कहता है कि 1 दिन का समय है, कल तक सोच लो, नहीं फिर मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। आसपास छोटी मोटी जो जहाजें थी, मछुआरे वगैरह थे, उसमें से कई लोगों को उसने पकड़ लिया वास्को डी गामा ने। और अगले दिन सुबह यहाँ पर उसके जहाज खड़े हैं और वो एक एक कर उनको सबके सामने जहाज के डेक पर फांसी पर लटका रहा है, जो व्यक्ति उन्होंने आसपास से पकड़े हैं। 1 2 3 4 तकरीबन 34-36 आदमियों को वो फांसी पर लटकाता है, मतलब सामने दूसरे दिन दोपहर में, क्योंकि जमोरिन की तरफ से सूचना आई नहीं। और फिर उनके गर्दन काटता है, उनके हाथ पैर काटता है, उनके टुकड़े करके, और लहरें जा रही थी समुद्र की ओर, और उनके शवों को, टुकड़ों को वहाँ पर बहा देता है और एक डिब्बे में बंद करके और एक चिट्ठी भेजता है, लिखवाता है अरबी में, वहाँ पर भिजवाता है कि ये तो अभी शुरुआत है, जिस आदमी ने भी कैब्राल के आदमियों को हाथ लगाया है उन सबको मैं इससे भी बुरी मौत दूंगा। ये तो कुछ नहीं है, जिन्होंने कैब्राल के आदमियों के हाथ लगाया था उनको मैं इससे भी बुरी मौत दूंगा। और उसके बाद में वो बमबारी शुरू करता है, 2 दिन तक लगातार बमबारी कालीकट के ऊपर, अपनी तोपों से लगातार बमबारी। हालांकि पिछली बार से सबक लेते हुए जमोरिन ने कुछ ताड़ के वृक्ष तटों पर लगवाए थे, उनके जो तने वगैरह हैं, ताकि नुकसान कम हो, लेकिन वो तो थोड़ी देर ही टिके, बहुत नुकसान हुआ उनका। यहाँ पर वो अपने 5-6 जहाज खड़े कर देता है कि तुम लोग यहीं रुको ताकि इस बंदरगाह की रखवाली हो सके, यहाँ पर और कोई आना ही नहीं चाहिए व्यापार करने के लिए, और मैं जाता हूँ कोचीन के राजा के पास में। जब वो कोचीन के राजा के पास जाने के लिए निकलता है, तभी कैनानूर के राजा का एक संदेश आता है वास्को डी गामा के पास कि कोई अरबी जहाज़ था और वो हमारे यहाँ से सामान ले गया और पोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं चुकाई, पैसे वगैरह दे के नहीं गया और भाग गया। अब वो वास्को डी गामा अपना एक जहाज़ भेजता है कि उसका पीछा करो, पकड़ लो उसको। कुछ दिनों में समुद्र में आगे जाकर और वो जहाज़ को वो पकड़ लेते हैं, और उस जहाज़ का जो मुख्य जो मालिक होता है, ये मान लो आप, उसको कहते हैं ये जो ये जुर्माना बताया है ये भरो, तो वो भर देता है। लेकिन वो कुछ बुरा भला बोल देता है राजा के बारे में, तो वो उसके मतलब मार मार के बेहोश कर देते हैं उसको, और उसके मुंह में सूअर का मांस, गोबर वगैरह भर के और उसको उसके जहाज़ पे छोड़ देते हैं अधमरा करके।
फिर वो यहाँ पर, ये तो एक जहाज़ भेजा है, उसका तो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कोचीन के शासक के पास आता है, वो औपचारिक समझौता भी होता है उनका, वो फैक्ट्री स्थापित करने वाला कोचीन के शासक के साथ में। यहाँ पर वो अपना सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं, जहाज़ों में लोड वगैरह करवाते हैं, और फिर यहाँ से वो सामान लेकर यहाँ अपने कुछ आदमी छोड़ देता है। यहाँ पर अपने कुछ आदमी छोड़ देता है कि आप यहाँ पर रुको, फैक्ट्री में रखवाली करो। अपना एक फैक्टर यानी गुमाश्ता, इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुमाश्ता, जो फैक्ट्री के अंदर पूरा देखभाल करता है, सामान वगैरह के आने जाने की मुख्य काम यही करता है फैक्टर। तो एक फैक्टर को अपने कुछ क्लर्क वगैरह, कुछ आदमी वगैरह वहाँ पे छोड़ देता है और बोलता है कि मैं जाता हूँ अब अदरक लेने के लिए कैनानूर की तरफ जाता है। और फिर कैनानूर में कुछ सामान लेते हैं। यहाँ पर वो अपने चाचा को छोड़ देता है। यहाँ पर कुछ विवरण मैंने लिखा होगा ना, इसका क्या हो गया ये, एक सेकेंड, वास्को डी गामा, एक इसके चाचा का नाम था, मैं भूल गया, जाऊंगा फिर, विंसेंट सोद्रे। मैंने सोचा उसकी स्लाइड मैंने विंसेंट सोद्रे की बनाई होगी, लेकिन बनाई नहीं। विंसेंट सोद्रे ये इसका अंकल था। ये अपने अंकल को कैनानूर के अंदर छोड़ता है और कहता है कि कैनानूर में हमारी जो फैक्ट्री है, यहाँ पर भी हमारा जो सामान पड़ा है, यहाँ पर आप इनकी रखवाली करो, और कोचीन के अंदर भी हमारी फैक्ट्री है, दोनों फैक्ट्रियों की मैं आपकी जिम्मेवारी छोड़ता हूँ। और 5 जहाज़ वो यहाँ पर छोड़ के जाता है कि ये आपकी जिम्मे है सारा चीज़, और वो वहाँ से निकल चला जाता है। निकलने के बाद में कुछ महीनों बाद की बात है, इसका जो अंकल है विंसेंट सोद्रे, इस प्रकार से, विंसेंटे इस प्रकार से नाम है इसका, विंसेंटे सोद्रे, ये कुछ अरबी जहाज़ों को पकड़ने के लिए उत्तर की तरफ जाता है, कैनानूर से उत्तर की तरफ अरबी जहाज़ों को पकड़ने के लिए, और वहाँ रास्ते में तूफान में उसका जहाज़ डूब जाता है। ये सूचना मिलती है कालीकट के जमोरिन को कि यहाँ पर जो वो अपने आदमी छोड़ के गए थे, उनका जो मुखिया था वो मर चुका है और उनका जहाज़ भी डूब गया। तब वो कोचीन के ऊपर आक्रमण करता है और कोचीन के राजा को कहता है कि तुम्हारे पास जो पुर्तगाली है वो मेरे को सौंप दो। कोचीन का राजा मना कर देता है, हमला कर देते हैं, ये भारी पड़ने लगता है। तो कोचीन के राजा की जो बची हुई सेना है, जो पुर्तगाली हैं, वो भाग जाते हैं और यहाँ पर एक वाइपिन नाम का द्वीप है पास में, वाइपिन, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, वाइपिन नाम का एक द्वीप है, उस द्वीप पर वो भाग जाते हैं सारे। कुछ समय निकल जाता है और उनका पुर्तगालियों का एक दूसरा बेड़ा आ जाता है कुछ समय के बाद में, और उसमें आता है वो आपका जो दूसरा है ना, पहले अल्मेडा है और दूसरा कौन सा है आपका, एक अल्मेडा, मैं दूसरे का देखो नाम, अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसी का नाम भूल गए तो मेन है आगे, इसी ने तो की है मुख्य तौर पर स्थापना। अब आप सोचोगे कि ये अभी कहाँ से आ गया, पहले तो अल्मेडा आएगा। अभी ये जब आया है 1503 के अंदर, सबसे पहले 1503 में, तब ये गवर्नर नहीं है, गवर्नर तो अभी बना ही नहीं है। गवर्नर तो 505 से 509 तक, 500 बोल रहा हूँ, 1505 से 1509 तक अल्मीडा बनेगा, वो भी 3 साल के लिए बनेगा, चौथे साल बनने की उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। तो 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जब आया है तब ये गवर्नर नहीं है, वैसे ही आ रहा है। वास्को डी गामा भी पहले आ रहा है तो गवर्नर थोड़ी है, गवर्नर बन के तो वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में आएगा। कब आएगा, 1524 में, 3 महीने बाद मर जाएगा। वहीं गोवा में उसको दफनाया गया था, बाद में 1539 के अंदर इसको लेके गए थे, उसके रेलिक्स, उसके जो अवशेष हैं वहाँ पर, तो बाद में आ जाएगी वो बात। तो अब मैं बता रहा हूँ अल्फांसो द अल्बुकर्क जो दूसरा गवर्नर था, वो अभी जब आया है वो गवर्नर नहीं है। अल्फांसो द अल्बुकर्क अपने बेटे के साथ आ जाता है तो इनको राहत मिल जाती है। पता ही है क्या होगा आगे, कोचीन का राजा वापस अपने इलाके में चला जाता है और वहाँ पर उनको वो अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन करने की अनुमति देता है, यानी दुर्ग बनाने की मंजूरी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। 1503 में पहला पुर्तगाली दुर्ग, पहला दुर्ग, या आप कह सकते हैं फोर्टिफाइड फैक्ट्री, यानी वो फैक्ट्री की अच्छे तरीके से उसको किले का रूप देना, उसमें हथियार वगैरह लगाना अपना, वो पूरा उसको दुर्ग का रूप देने का अनुमति 1503 में मिलती है। किसको मिलती है ये अनुमति? वास्को डी गामा तो चला जाता है, किसको मिलती है ये?
ये मिलती है अल्फांसो दे अल्बुकर्क को। अब यहाँ पर अल्बुकर्क की एंट्री हुई है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे अल्मेडा के बाद, जो गवर्नर बने हैं, अल्मेडा के बारे में। अल्मेडा के बाद में अल्बुकर्क का काल आएगा, है ना, इसके बारे में। फिर दोबारा भी वो आएगा वास्को डी गामा, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब कुछ ये जो पहले इंटरेस्टिंग बातें थी वो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो ये मैंने आपको पहले बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ और, जैसे मैंने आपको अभी आगे दिखा भी होगा कुछ, ये सीधे समुद्री रास्ते की खोज के कारण क्या थे। एक तो आपने पढ़ा मध्यकाल का अंत हो रहा है, इसी से माना जाता है पुनर्जागरण से। तो पुनर्जागरण का प्रभाव है जो मध्यकाल में जो धर्म की पकड़ है उनके ऊपर, जो रूढ़िवादिता है वो खत्म हो रही है, और उनके जो नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं, नई नई खोजों को बढ़ाने का, पढ़ाई का काम चल रहा है। तो उसी का एक प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ा पुनर्जागरण का। पोप व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा है, क्योंकि सीधे समुद्री रास्ते खोजेंगे तो मुसलमानों को उसका नुकसान होगा, और जो एक ईसाई साम्राज्य की खोज भी उसके अंदर आप मान सकते हो। तो पोप की व्यक्तिगत रुचि एक कारण है। नौचालन और जहाज निर्माण में प्रगति, वो कंपास वगैरह का पता चल गया था, बढ़िया जहाज बनने लग गए थे, उसका भी एक रोल हो गया। जेनोवा और इटली की प्रतिद्वंदिता, इसको आप मान सकते हैं। जो जेनोवा और इटली बता रहा हूँ मैं, इटली कहाँ है, ये वेनिस, जेनोवा और वेनिस, जेनोवा और वेनिस की प्रतिद्वंदिता। अब यहाँ पर आपका कहाँ गया, ये आ गया इटली। इसमें दो शहर हैं, जेनोवा और वेनिस, उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी, और जेनोवीज का जो स्थान है वो वेनिस वाले लेते जा रहे थे। वेनिस उनका मार्केट पर कब्जा कर रहा था धीरे धीरे। तो वो उनमें आपस में भी प्रतिद्वंदिता थी कि कौन पहले, मतलब इस प्रकार के व्यापार में जो सीधा रास्ता खोज ले या कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, तो उसमें इन्वेस्ट करने की ये भी कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो कोलंबस गया था सबसे पहले वो जेनोवा का ही था, तो वो भी मतलब पैसे वगैरह इन यात्राओं में लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता का भी एक मान सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। यूरोप का आर्थिक विकास, अब यूरोप का आर्थिक विकास हो रहा है, तो आर्थिक विकास होने से क्या होगा, कई इलाकों में यूरोप में पैसा आ रहा है, खेती की तकनीक बदल रही है, हल का उपयोग हो रहा है लोहे वाले का, और खेती फसलों में जो बदल कर फसलें बोने हैं उसका पता चल गया, तो उसके कारण खेती अच्छी हो रही है। अब खेती अच्छी होगी, खाने को अच्छा मिलेगा, तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उनको मांस भी ज़्यादा चाहिएगा, मीट भी उनको ज़्यादा चाहिए, और मांस की जरूरत पड़ेगी। पैसा ज़्यादा आ रहा है तो भी खाने की हैबिट बदलती है लोगों की, तो उनको और ज़्यादा मांस चाहिए, और ज़्यादा मांस चाहिए तो सर्दियों में और ज़्यादा जानवर मारने पड़ेंगे, और ज़्यादा जानवर मारने पड़ेंगे तो उनको और मसालों की ज़रूरत होगी, तो उनको और काली मिर्च चाहिए। तो ये इसका एक कारण हो गया है कि यूरोप का आर्थिक विकास हो रहा है। फिर उसके बाद में प्रिंस हेनरी का जुनून, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया। उसने अपना पूरा जीवन ही उन यात्राओं की खोज में लगाया। हालांकि उसके समय तक केप ऑफ गुड होप तक भी वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन शुरुआत तो एक करने वाला होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार कोई जहाज बना देगा बाद में और वो दक्षिण अफ्रीका पार कर जाएगा। तो प्रिंस हेनरी का जुनून। अब पुर्तगालियों के उद्देश्य क्या है, एक तो ईसाई धर्म का प्रचार करना, पैसा कमाना उनका सेकेंडरी मोटिव है। पहला उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार करना। फिर उसके बाद में दूसरा है मसालों व पूर्व की अन्य वस्तुओं का व्यापार करना। व्यापार करना हो गया खासतौर से मसालों का। इसके अलावा सीधे व्यापारिक मार्ग की खोज से उनको एक लाभ होगा कि ये जो बीच में बिचौली हैं, पूरा मार्ग पे कब्जा किए बैठे हैं मुसलमान, इनसे छुटकारा मिल जाएगा, और व्यापारिक रूप से इनको हानि होगी और हमें लाभ होगा, तो अल्टीमेटली ये कमज़ोर होंगे और हमें ताकतवर होंगे। तो ये इनके कुछ उद्देश्य हैं। बीए का कोई एग्ज़ाम हो और भी कोई लिखित एग्ज़ाम हो, उन प्रकार के एग्ज़ाम में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इस प्रकार की चीज़ों को भी लेके चलेंगे। सिर्फ सिंपल फैक्ट ही नहीं, ये भी कुछ चीज़ें, और ऐसे क्वेश्चन आजकल सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसके संदर्भ में ये कुछ बातें हो गई। इसके बाद में ये समाप्त हो जाता है। तो ये मेरा वीडियो होगा। भाग कहाँ रहे हो अभी इतनी देर कोई विद्यार्थी बहुत ही रेयर केस में रुका होगा, वैसे मतलब 100 आते हैं तो 5 रुकते हैं लास्ट तक। ये विद्यार्थी आप जो रुके हुए हैं, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्या आपको इस प्रकार से इतिहास पढ़ना पसंद है। अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।